हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा सबसे फेवरेट ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है तो मैं बोलूंगा आई लव कैचिंग मोमेंटम। ये मोमेंटम इंट्राडे का मोमेंटम हो सकता है या ये मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग का थोड़े दिनों का मोमेंटम हो सकता है, लेकिन मोमेंटम कैच करने में जो आरओआई मिलता है वो बाकी सारे आरओआई से बहुत अच्छा रहता है। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प रहता है, क्विक रहता है। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में लंबे पीरियड तक आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, स्विंग में भी आप एक लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, लेकिन स्विंग का एक छोटा फॉर्म होता है जहां पर आप क्विक मोमेंटम कैच करते हैं। ऐसा मोमेंटम जहां पर शार्प मनी का फ्लो होता है दोस्तों, ऐसे मोमेंटम में पैसा जल्दी बनता है। छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, छोटे टारगेट्स होते हैं, लेकिन आप जल्दी मार्केट के अंदर एंट्री करके एग्जिट कर जाते हैं। बेसिकली आप यहां पर T20 खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, विच वाज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ब्लास्टिंग मोमेंटम। किस टाइम पे किसी स्टॉक का मोमेंटम ब्लास्ट हो रहा है। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है। अगर आप में से किसी ने बाई चांस वो वीडियो नहीं भी देखी है तो प्लीज मेक श्योर कि आज वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी जो बहुत ही खास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दोस्तों, ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है जहां पर मैं आपके साथ मोमेंटम प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। और ये मैं आपके साथ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि ब्लास्टिंग मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी में आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स कम मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी के बाद आपको ब्लास्टिंग मोमेंटम और मोमेंटम प्लस स्ट्रेटजी दोनों के नंबर ऑफ स्टॉक्स अच्छे से मिल जाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप ब्लास्टिंग मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी को भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और आज की मोमेंटम प्लस स्ट्रेटजी जो है उसमें इंटरेस्टिंगली मैं आपके साथ स्क्रीनर भी शेयर करूंगा धन के scanex.trade पे, जो कि धन का स्क्रीनर है। यहां पर जाकर मैं आपके लिए स्क्रीनर बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अगले कुछ दिनों में कौन से स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं, उसका इंडिकेशन आपको यहां पर मिल सकता है। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं अगर किसी स्टॉक का डिस्कशन यहां पर करता हूं या फिर मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग। माय ओनली आइडिया इज टू शेयर द थॉट प्रोसेसेस विद यू। मैं आपको इतना इक्विप कर लूं कि आपको इस मार्केट में किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सोच पाए, बना पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मेक श्योर कि आप उसकी बैक टेस्टिंग भी कर लीजिएगा, उस स्ट्रेटजी की भी, इस स्ट्रेटजी की भी। और या फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी अपने एंड पे बनाते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको बैक टेस्ट करके ही यूज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी पे चलने से पहले मैं आपसे बस एक क्वेश्चन और पूछूंगा। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे कम से कम 3 ऑसिलेटर के नाम, टेक्निकल ऑसिलेटर के एग्जांपल्स मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके ये तीनों ऑसिलेटर्स करेक्ट होते हैं तो मैं उसको थम्स अप दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही था। और अगर आप में से कोई गलत ऑसिलेटर का नाम लिखेगा तो मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगा। दोस्तों, द आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस एंटायर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेटजीज इज टू एजुकेट यू, और इसीलिए मैं आपसे बार बार क्विज या फिर क्वेश्चंस भी पूछता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी पे आने से पहले मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि हम कैसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को फिर इवेंचुअली स्कैनर पे कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे किस टाइप के स्टॉक्स चाहिए। तो मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। धन चार्ट्स पे आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक ओपन कर लीजिए। दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्विक प्रॉफिट और क्विक लॉसेस होते हैं, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए हम यहां पर एक लार्ज कैप स्टॉक ओपन कर लेते हैं। आप लार्ज कैप या मिड कैप कोई भी स्टॉक एक्चुअली में ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लार्ज कैप एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मुझे ऐसा एरिया चाहिए जहां पर आरएसआई ओवरबॉट हो, मतलब 70 से ऊपर हो। पहली कंडीशन, आरएसआई शुड बी ओवरबॉट। देखिए, सबसे बड़ा मोमेंटम किसी स्टॉक में अगर स्टार्ट होता है तो वो ओवरबॉट आरएसआई में स्टार्ट होता है। आई एम वेरी श्योर आपने इसका उल्टा सुना होगा। आपने सुना होगा कि आरएसआई ओवरबॉट होने पर मार्केट नीचे आ जाती है। मैं यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको मेरे चार्ट पे यहां पर दिख रहा है अ लॉट ऑफ टाइम्स आरएसआई जब 70 के ऊपर गई है, अगले दिन मार्केट ने गैप अप दिया है और उसके बाद मार्केट लगातार 30% ऊपर गई है विदाउट एनी मेजर करेक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस 6, 7, 8 डेज ऑफ करेक्शन। इसके अलावा मार्केट नीचे गई ही नहीं है। आप अगर इसके बाद वाले में भी आरएसआई ऊपर में देखें तो यहां पर फिर गैप अप हुआ था और मार्केट यहां पर भी ऊपर गई थी। आरएसआई ओवरबॉट होने पर सेल सिग्नल मिले तो सेल जरूर कीजिएगा, लेकिन आरएसआई ओवरबॉट होने पर पहली एक्सपेक्टेशन मार्केट के ऊपर जाने की होती है। तो यहां पर पहली कंडीशन आरएसआई 70 के ऊपर, दूसरी कंडीशन आरएसआई पिछले दिन की आरएसआई से ऊपर होनी चाहिए। मतलब अब हमने पुराने वाले केस हटा दिया ना, मतलब रिवर्सल वाली चीज यहां से हट गई है, क्योंकि अगर ये रिवर्सल होता तो आरएसआई नीचे आ रहा होता। आरएसआई नीचे नहीं आ रहा, आरएसआई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में खड़ी हुई है। तो दोस्तों, दो कंडीशंस ऐड हुई हैं, आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 70 एंड आरएसआई पिछले दिन की आरएसआई से ऊपर होनी चाहिए। ये हुई दो कंडीशन। दोस्तों, तीसरी कंडीशन एक और ऑसिलेटर की है,
अब यहां पर मैं एक ऑसिलेटर लगा रहा हूं विच इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, विच इज स्टोकेस्टिक आरएसआई। दोस्तों मुझे ऐसा एरिया चाहिए जहां पर स्टोकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर है। अभी आप यहां पर देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई 80 से ऊपर चला गया, अभी भी आरएसआई 70 से ऊपर है, आरएसआई पिछले दिन के आरएसआई से ऊपर है, स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर है। ये तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। कुछ छोटी छोटी कंडीशंस अब और हैं। पहली कंडीशन, मैं यहां पर 2 ईएमए क्रॉस लगा देता हूं। 2 क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन मेरी यह है कि मेरा 5 पीरियड ईएमए शुड बी ग्रेटर देन 10 पीरियड ईएमए। आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए डार्क कर देता हूं। तो मेरी जो 5 पीरियड ईएमए है वो 10 पीरियड के ऊपर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल है। और दूसरा मैं ये भी चेक कर लेता हूं कि मेरा 20 पीरियड ईएमए 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस मीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये दोनों कंडीशन भी मीट हो रही हैं। तो जो लाइट कलर की लाइंस है मैं थोड़ी डार्क कर देता हूं आपके लिए। सो ये येलो कलर वाली जो लाइन है ये थोड़ी डार्क कर देते हैं, रादर इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। इसको हम ब्लूइश कलर कर देते हैं और जितनी भी नीचे वाली कैंडलस्टिक्स है उसको हम रेडिश वाली शेड में कर देते हैं। सो पिछले वाली को भी चेंज कर देते हैं। सो पहले अगर हम ये लाइट वाली लाइंस देखें तो हमारा 5 पीरियड 10 के ऊपर है, परफेक्ट। दूसरा अगर हम इसको हटा के 20-50 को देखें तो ये कंडीशन में मीट हो रही है। इन कंडीशन के थ्रू हमने क्या अचीव किया कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और ऑल्सो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। अब दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या कंडीशन ऐड करी है मैं रिकैप कर देता हूं। आरएसआई 70 से ऊपर चाहिए, आरएसआई बढ़ती हुई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन स्टोकेस्टिक आरएसआई जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर है वो भी ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। ये हमने 2 ऑसिलेटर यूज किए। एंड बाय द वे वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहां पर मिल जाता है। 2 ऑसिलेटर तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। ये ऑसिलेटर बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, इसीलिए स्ट्रेटजी का नाम मोमेंटम प्लस रखा है मैंने, क्योंकि ये आपको 2 ऑसिलेटर के थ्रू मोमेंटम कंफर्म कर रही है। तो आरएसआई भी ओवरबॉट में है, स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट में है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों बुलिश है। ये सारी कंडीशन मीट हो जाती हैं। अब हमें इस कंडीशन में एक तड़का और लगाना है, एक कंडीशन और ऐड करनी है और ये कंडीशन बहुत ही खास कंडीशन है। ये टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है। मैं सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता हूं जिनमें एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जिनमें भी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को 0.5% से इंक्रीज किया है, मैं सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। ये वाली कंडीशन तो धन स्क्रीनर पे जाके मैं बाद में ऐड करूंगा, लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए ये स्टॉक ने जब मुझे बाय सिग्नल दिया उसके बाद ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 28% रादर उससे भी ज्यादा ऊपर गया है। और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस भी दोस्तों यही वाला मूविंग एवरेज का सेटअप है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज जब तक 50 पीरियड के ऊपर है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरे मोमेंटम का पार्ट बन सकते हैं। 5 पीरियड और 10 पीरियड में अगर आप चाहें तो क्रॉसओवर में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं। अगर आप एग्रेसिव है तो आप ये कर सकते हैं। एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं 20-50 को यूज करता हूं। एज एन एग्रेसिव ट्रेडर आप 5-10 को यूज कर सकते हैं, लेकिन 5-10 में आपको बार बार एंट्री एग्जिट मिलती रहेगी। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां तक ऊपर गया, फिर एग्जिट मिली, फिर यहां से दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा एग्जिट मिली, फिर दोबारा एंट्री मिली, फिर दोबारा एग्जिट मिली। तो इस तरीके से आप यहां पर प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20-50 यूज करते हैं तो आप इस ट्रेंड का पार्ट बने रहेंगे। तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको इसका स्कैनर बना के दिखाता हूं। मैं यहां पर चलता हूं धन स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade। तो दोस्तों यहां पर हम अपनी कंडीशन डालना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन हम यहां पर डाल देते हैं जिसमें मैंने डाला आरएसआई। सो माय आरएसआई विच इज अ 14 पीरियड आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 70 अप टू 100। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए मैंने पहली कंडीशन डाल दी, आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन 70। अप्रोक्सीमेटली 2500 में से मुझे मिलते हैं सिर्फ 233 स्टॉक्स। लेकिन इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी आरएसआई, दोबारा से हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, जिसमें कि करंट आरएसआई हमारी शुड बी ग्रेटर देन, तो मैं कहता हूं कि करंट आरएसआई शुड बी मोर देन आरएसआई ऑफ द प्रीवियस डे। तो कितनों की आरएसआई बढ़ रही है, अब आप नोटिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 150 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी आरएसआई यहां पर बढ़ भी रही है। अब हम यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर वाला पैरामीटर डाल देते हैं। सो यहां पर हमने डाल दिया स्टोकेस्टिक आरएसआई। स्टोकेस्टिक आरएसआई में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर है, मतलब यहां पर भी ओवरबॉट जोन में है। सो 153 में से 9 स्टॉक्स हम और बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहां पर ईएमए वाली कंडीशंस को हम ऐड कर लेते हैं एंश्योर करने के लिए that 5 period EMA should be more than EMA। कौन सी EMA? यहां पर हमें चाहिए 10 पीरियड EMA। तो आप नोटिस करेंगे इनमें से ज्यादातर स्टॉक ऑलरेडी अभी भी बुलिश टेरिटरी में ही है। और यहां पर हम EMA की एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं विच इज 20 पीरियड EMA मोर देन 50 पीरियड EMA
तो यहां पर हमारे सामने बचते हैं सिर्फ 112 स्टॉक्स। अब यहां पर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, किन किन स्टॉक्स में एफआईआईज इंटरेस्टेड हुए हैं रिसेंटली। दोस्तों मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं नहीं है, वो तो हमने चेक ही नहीं किया। हम ये चेक कर रहे हैं कि एफआईआई किस में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। अगर एफआईआई अपना स्टेक किसी स्टॉक में इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां से मोमेंटम पिक कर सकता है। और यहां पर मैंने कंडीशन ऐड कर दी, एफआईआई की होल्डिंग चेंज जो कि पिछले क्वार्टर में आई होगी वो 0.5% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब उनका आधा % स्टेक बढ़ना चाहिए पिछले कुछ टाइम के अंदर। और ऐसा करके आप नोटिस करते हैं तो मेरे सामने 8 स्टॉक्स आ जाते हैं। दोस्तों कुछ स्टॉक्स वहां पर मिलेंगे आपको ब्लास्टिंग के अंदर, कुछ स्टॉक्स यहां पर मिलेंगे और डेली ये स्टॉक्स चेंज हो सकते हैं। अगर डेली नहीं भी होंगे तो 3, 4, 5 दिन के अंदर ये स्टॉक्स चेंज हो सकते हैं। एफआईआई की कंडीशन क्वार्टर में एक बार चेंज होगी, लेकिन स्टोकेस्टिक वाली कंडीशन, आरएसआई वाली कंडीशन, मूविंग एवरेज वाली कंडीशन ये रोज चेंज हो सकती है। ऐसा करके आपको रोज के बेसिस पे स्टॉक्स मिल सकते हैं। दोस्तों अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए आप धन के एमएफ डीमैट का फीचर यूज कर सकते हैं, जहां पर अगर आप धन पे अपने म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके डीमैट में जाते हैं। डीमैट में रहकर ये फंड जितना भी रिटर्न जनरेट करेंगे वो तो आपको बिलोंग करता ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और मैं इस मोमेंटम का यूज कर सकता हूं, तो यहां पर इमीडिएटली इन फंड्स को प्लेज करके आप उस पैसे से ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे ही 3, 4, 5 दिन के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और अपने एमएफ के यूनिट्स को अनप्लेज कर लेंगे। दोस्तों ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो आरओआई इंक्रीज करने का थॉट प्रोसेस है, ये उनके लिए है जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो इंपॉर्टेंट है ही, एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इस स्ट्रेटजी में डिस्कस किया कि 20:50 की जो मूविंग एवरेज है ये आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल है। जैसे ही वो क्रॉसओवर दे, इसके बाद आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। और एज एन एग्रेसिव ट्रेडर 5:10 का जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था, अगर ये एग्जिट करता है तो आप एज एन एग्रेसिव ट्रेडर आप एंट्री एग्जिट बार बार ले सकते हैं। ठीक उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने डीमैट में एमएफ के यूनिट्स को प्लेज कीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप एमटीएफ फीचर यूज करते हैं तो थोड़े दिनों के अंदर जो मोमेंटम मिलने वाला है, आप इस मोमेंटम के ट्रेड को एमटीएफ के थ्रू इसके रिटर्न्स को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही ये वाला शेयर परचेज करेंगे, अगर आप इसको एमटीएफ पे लेते हैं तो ये एंड ऑफ द डे में ऑटोमेटिकली आपका प्लेज हो जाएगा और आप जितने दिन के लिए इसको होल्ड करेंगे उतने दिन के लिए एक नॉमिनल रेट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। मान लेते हैं कि 10 दिन के अंदर आप 5% रिटर्न जनरेट करते हैं, तो 10 दिन के अंदर आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा दैट विल बी लेस देन 0.5% ऑन एन एवरेज। लेकिन आपका जो रिटर्न मिला है वो 5% मिला है, तो 4.5% रिटर्न आपको बिलोंग करता है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं इस स्ट्रेटजी को आपके लिए सेव कर लेता हूं और मैं इसका नाम डाल देता हूं मोमेंटम प्लस स्टॉक्स। अगर आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा मोमेंटम प्लस स्टॉक्स स्क्रीनर, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका और मेरा थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले, अप्लाई करने से पहले उसको अच्छे से थॉरोली टेस्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और किस तरीके से अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं एमटीएफ और एमएफ डीमैट को आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में आते हैं, अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में फिट बैठते हैं, तो आप इसको यूज करके अपने आरओआई को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके फीडबैक, आपके थॉट्स, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, उसका भी मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.